एक पल के लिए तसव्वुर कीजिए कि आपके इलाके में चंद बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते खेलते उनकी गेंद एक ऐसे वीरान घर में चले जाती है जहां अरसे दराज से कोई नहीं रहता। जो घर काफ़ी अरसे से वीरान पड़ा था। बॉल लेने की गर्ज से जब बच्चा दीवार कूद कर उस घर के अंदर दाखिल होता है तो चंद लम्हे बाद उसकी चीखों पुकार की आवाज़ आपको सुनाई देती है। जब लोग दौड़ कर जाके देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चा चीखों पुकार कर रहा है, तो अंदर से उन्हें उसकी लाश मिलती है, जो ये बताने से भी कासिर थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक ऐसे सफ़र पे जा निकला कि जहाँ से कभी वापसी ना हुई। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जो हमें कराची से मौसूल हुई है। बताने वाले ने अपना नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पे ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है और चलते हैं स्टोरी की तरफ, देखते हैं कि इनकी कहानी, इनकी ज़बानी क्या है। आज हम जिक्र कर रहे हैं 1947 के कराची का, कि जो कीमाड़ी, सोल्जर बाज़ार, खारादर और गुरु मंदिर तक ही महदूद था। गुरु मंदिर से आगे का इलाका बयाबान और जंगलात पर मुश्तमिल था। इस ज़माने का सोल्जर बाज़ार कराची के पोश इलाकों का दर्जा रखता था। आज की कहानी उसी सोल्जर बाज़ार के एक घर की है। ये कहानी मैं इन्हीं की ज़बानी बयान कर रहा हूँ। वो कहते हैं 1947 में जब हमारी फैमिली, जिसमें मेरे दादा, दादी, मेरे वालिद, वालदा और चचा की फैमिली शामिल थी, हिजरत करके कराची आए और हमें क्लेम में सोल्जर बाज़ार का एक घर मिला। अच्छा इलाका था जिसमें काफ़ी अच्छे और बड़े घर बने हुए थे। पड़ोस में कुछ फैमिलीज़ तो वहाँ की पुरानी रिहायशी थीं और कुछ हमारी तरह नए आबाद हुए थे। महल्ले में सारे घरों में से एक घर, जो कि हमारे घर से थोड़ा फासले पर था, बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बहुत बड़ा, जिसके मेन गेट के साथ 4 दीवारी बनी हुई थी और 4 दीवारी के अंदर बड़ा सा लॉन भी था। मगर ताज्जुब इस बात पर होता था कि इतने खूबसूरत घर में अभी तक कोई भी रिहाइश के लिए क्यों नहीं आया। अपनी पैदाइश के बाद से मैंने और गली के तमाम हम उम्र बच्चों ने हमेशा उस बंगले को बंद और वीरान ही देखा था। दादा बताते हैं कि शुरू में इस बंगले को क्लेम करने के लिए कुछ फैमिलीज़ आई ज़रूर थी, मगर न जाने क्या ऐसा होता था कि वो लोग दोबारा पलटकर वापस नहीं आते थे। यूं वो शानदार बंगला 1947 में, कि जिसकी आब व ताब बेहद दिलकश नज़र आती थी, वक्त गुजरने के साथ साथ मांद पड़ती चली गई। 4 दीवारी की ईंटें उखड़ गईं, लॉन झाड़ झंकार का मंजर पेश करने लगा। खूबसूरत खिड़कियों पर लगे शीशे क्रिकेट खेलते बच्चों की बॉल्स लगने से टूट फूट। ये जिक्र है 1960 का, कि जब पहला वाकया महल्ले वालों को इस वीरान घर से देखने को मिला, कि जिससे तमाम अहले महल्ला दहल कर रह गए। दोपहर में मामूल के मुताबिक बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक बॉल उस वीरान बंगले के अंदर चली गई। एक बच्चा दौड़ा ताकि बॉल वापस ला सके। बाउंड्री वॉल कूदकर अंदर दाखिल हुआ और दूसरे बच्चों की नज़र से ओझल हो गया। अचानक ही इसकी दहशतज़दा चीख तमाम गली में सुनाई देने लगी। अहले महल्ला दौड़कर इस घर की तरफ लपके और अंदर कूदकर बच्चे को ढूंढने लगे, जो कि लॉन में बेसुध पड़ा हुआ मिला। मगर वो दहशत के आलम में इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका था और ये राज ही रहा कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था। इसके बाद गाहे बगाहे महल्ले वालों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अक्सर औकात बंगले के टेरेस पर खड़ी मुकम्मल फैमिली नज़र आया करती थी, जो कि अमूमन दिल ढले उस बालकनी पर मौजूद होती थी, जिसमें 2 ज़ायद उम्र के मर्द, औरत, कुछ बच्चे और कुछ नौजवान मर्द और औरतें होती थी, जो कि अचानक ही गायब हो जाया करते थे। दोपहर के वक्त कभी लॉन में कोई बच्चा और औरत भी कई बार लोगों को नज़र आए। 1972 में जब मैं और मेरा कज़न मैट्रिक के इम्तिहानात से फारिग हो चुके थे, तो अमूमन उस घर के सामने गुजरा करते थे। मगर बचपन से जो एक तजस्सुस था कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है और अंदर से ये घर कैसा दिखता है, हमारे साथ साथ बड़ा होने वाला ये तजस्सुस इतना बढ़ गया कि मैंने और मेरे कज़न ने फैसला कर लिया कि हम इस घर को अंदर से देखेंगे। गर्मियों की दोपहर में, उस वक्त के जब लोग अमूमन आराम किया करते थे और रास्ते पर लोगों का आना जाना भी
कम होता था। हम दोनों ने उस वीरान बंगले में जाने का प्रोग्राम बना लिया। जून की वो एक बेहद गर्म दोपहर थी जब हमने उस बंगले के मेन गेट को अंदर की तरफ धकेला और वो हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। खौफ पर तजस्सुस गालिब आ चुका था और हम एक दूसरे का हौसला बने अंदर दाखिल हुए थे। लॉन की घास बेतहाशा बड़ी हुई थी और अंदर जाने का रास्ता भी उस घास से ढका हुआ था। आगे बढ़े, सामने ही बंगले के अंदर जाने का बड़ा दरवाज़ा था जो कि लकड़ी का था, मगर वक्त ने इस पर अपने निशानात जालों और धूल मट्टी की शक्ल में छाप दिए थे। पुराने ज़माने की कुंडी और उस कुंडी पर लगा जंग आलूद बड़ा सा ताला कि जिसको खोलने में बहुत मुश्किल पेश आती अगर ताले को हाथ लगाते ही कुंडी टूटकर मेरे हाथ में ना गई होती। ताला कुंडी समेत टूटकर हमारे हाथों में था। मेरे कज़न ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल गया। सूरज की किरणें जो शायद निस्फ सदी के बाद हमारे साथ ही इस घर में दाखिल हुई थी, इनकी रोशनी ने अंदर का माहौल कुछ वाज़ेह कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बराए नाम ही फर्नीचर रखा था। एक टूटी मेज़, बग़ैर पाए का तख्त और शायद एक कुर्सी, मकड़ी के जालों और मट्टी की तह से अटा हुआ एक बहुत बड़ा कमरा जिसके दोनों तरफ कुछ दरवाजे दिखाई दिए जो कि शायद कमरों के होंगे। हम आगे बढ़े और अजीब चीज़ हमें सबसे पहले नज़र आई वो दीवार पर लगे लकड़ी के फ्रेम। बेहद ऊंची दीवारों पर लगे ये फ्रेम जो कि शायद इस वीरान बंगले के किसी राज से पर्दा उठा सकते थे, मगर इनके ऊपर गुजरते वक्त ने मट्टी की इतनी मोटी चादर उड़ा दी थी कि हमें इनमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लकड़ी के इन तमाम फ्रेम्स के बीच में लगा एक बड़े साइज़ का फ्रेम हमें कुछ मुख्तलिफ सा लगा। मेरे कज़न ने अपना रुमाल निकाला ताकि इस पर से मट्टी झाड़कर माजी के झरोकों में झांक सके। जैसे ही इस फ्रेम को हाथ लगाया, एक छन्नाके की आवाज़ के साथ वो ज़मीन पर गिर गया। जंग आलूद कील इस फ्रेम का बोझ मज़ीद नहीं उठा सकी। मैंने इसको उठाकर टूटी हुई मेज़ पर रखा और मेरे कज़न ने इसको अपने रुमाल से साफ़ किया। टूटे हुए शीशों के अंदर से एक फैमिली फ़ोटो हमारे सामने थी जिसमें 2 ज़ायद उम्र के मर्द और औरत, कुछ बच्चे, कुछ नौजवान मर्द और औरतें थीं। तस्वीर को साफ़ करते करते अचानक मेरी नज़र उस जगह पर पड़ी जहाँ ये फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ था। ऐसा लगा कि जैसे खून के साथ किसी ने इस जगह पर कुछ लिखा है। मुझे खौफ सा महसूस हुआ और मेरे कज़न ने भी मुझे एकदम कहा कि चलो अब चलते हैं, और हम उल्टे कदम वापस आए। घर में इस बारे में किसी को कुछ न बताया, मगर इस रात सोने के बाद यूं लगा कि जैसे वो सारी फैमिली मेरे सामने मौजूद है और मेरे कानों में गूंजती आवाज़ें कि वापस आओ, वापस आओ। मैं इसको अपना वहम समझकर झटक देता अगर ये सब मुसलसल 4 दिन तक दोहराया ना जाता। मेरे कानों में वापस आओ की गूंज मुझे अब सोने भी नहीं दे रही थी। मैंने अपने कज़न से इस बात का जिक्र किया कि इसका हाल भी मेरे जैसा ही था। आखिरकार हमने अपने दादा को एतमाद में लेते हुए तमाम वाक़या इन्हें सुनाया। दादा एकदम चुप से हो गए थे, जैसे कि वो बहुत कुछ जानते हों मगर कह नहीं पा रहे थे। आखिरकार वालिद और चचा तक भी ये बात पहुंच गई। महल्ले में अभी वो लोग मौजूद थे जो कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ रहते थे। दादा और वालिद ने इन लोगों को सारी बात बताना मुनासिब समझी। पता चला कि क़याम पाकिस्तान के वक्त इस घर में कराची की एक बहुत अमीर फैमिली रहा करती थी जिनका कारोबार सुनार का था, मगर अचानक ही वो सब कहाँ चले गए कुछ मालूम नहीं हो सका। महल्ले वालों ने मुनासिब समझा कि चूँकि ये घर खुल चुका है तो इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो अपनी तहवील में ले सकें। पुलिस की एक टीम महल्ले वालों के साथ दिन के वक्त इस घर में दाखिल हुई। तमाम कमरों का जायज़ा लेने पर तहखाने का एक रास्ता भी नज़र आया। यहाँ शदीद अंधेरा था और दरवाज़ा खुलने पर अजीब सी बदबू तमाम लोगों ने महसूस की। रोशनी का इंतज़ाम करके जब तहखाने की तलाशी ली गई तो वहाँ एक लोहे की मजबूत अलमारी थी, मगर अजीब सी बदबू जिसे
تعفن کہا جائے سب کو شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ پولیس کی نگرانی میں جب تہخانے کی زمین کھودی گئی تو وہاں سے اس فیملی کی باقیات برآمد ہوئی۔ الماری کو توڑنے پر کافی زیادہ مقدار میں سونا اور جواہرات ملے۔ سونار کی فیملی کے باقیات کو تدفین کے لیے قبرستان بھجوا دیا گیا اور خزانہ قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ حویلی بھی حکومتی تحویل میں لے لی گئی، مگر اس دن کے بعد سے پھر کسی نے اس فیملی کو بھٹکتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا۔